इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the last video we have studied about the full wave rectifier and we have calculated some important parameter related to full wave rectifier. Now in this video we will study some more remaining topics based on full wave rectifier and we will also see the advantages and disadvantages of full wave rectifier. So first point is peak inverse voltage and last video में जो हमने point study किया था वो था आपका point number 12. सो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा पॉइंट नंबर 13. सो पॉइंट नंबर 13 पीक इनवर्स वोल्टेज. तो पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी जैसा आपने स्टडी किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में. हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने क्या डेफिनेशन स्टडी करी थी? मैक्सिमम वोल्टेज अलाउड अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस. तो डेफिनेशन विल रिमेन सेम. तो यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज जो अक्रॉस डायोड हो सकता है रिवर्स बायस के केस में वो आप निकाल सकते हैं डायोड वोल्टेज के इक्वेशन से. तो जो डायोड वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसी का आपको मैक्सिमम यहां पर करना होगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने डायोड वोल्टेज कैलकुलेट किया हुआ था. डायोड वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया था वो था आपका 2Vm साइन ओमेगा टी. तो इसकी हमें लेनी होगी मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 2Vm. ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज. तो काफी इजी टॉपिक है, लेकिन यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप पीक इनवर्स वोल्टेज कंपेयर करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का, तो फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज आपका ज्यादा है. आप ये भी बोल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज लेस है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज. इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में है और डिसएडवांटेज है फुल वेव रेक्टिफायर में. क्योंकि अगर आपका पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा होगा तो वहां पर आपको हायर ब्रेक डाउन वोल्टेज चाहिए होगा डायोड के अक्रॉस. और जब ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको ज्यादा चाहिए होता है डायोड के अक्रॉस तो उस टाइप के डायोड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में. ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये आपका डिसएडवांटेज है. क्लियर अच्छे से? तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फुल वेव रेक्टिफायर में जब पीक इनवर्स वोल्टेज आपका ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज अलाउड अक्रॉस द डायोड. ठीक है, when it is in reverse bias means अगर उससे ज्यादा आप वोल्टेज देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में चूंकि पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा है मींस अलाउड वोल्टेज ज्यादा है 2Vm है, तो इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज 2Vm से भी ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज काफी ज्यादा होना चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर के केस में. और ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, इसके कारण जो डायोड होंगे वो आपके कॉस्टली होंगे एज वेल एज काफी लार्ज होंगे साइज में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14. तो पॉइंट नंबर 14 में हमें डिस्कस करना है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की भी डेफिनेशन यहां बिल्कुल सेम होगी जैसा हमने स्टडी किया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो यहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करेंगे. आप देखिए, अगर आपको याद हो हाफ वेव रेक्टिफायर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही आपकी सेम थी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपकी सेंटर टेप है. ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर टेप हो जाने के कारण यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर टैप होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आपकी एक तरह से दो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस तरीके से है. तो आपको क्या करना होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग की कैलकुलेशन अलग से करना होता है और प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन अलग से करना होता है.
हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल एक जैसी थी, तो वहां पर आप किसी के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेशन कर लें, मीनिंग आपकी सेम थी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में मीनिंग सेम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों डिफरेंट है। तो यहां पर हम करते क्या है, देखिए यहां पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसके रेस्पेक्ट में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर जो आपने TUF कैलकुलेट किया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, उसका आप ट्वाइस कर देंगे, तो 2 इंटू TUF हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसे आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी अलग अलग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का कंसेप्ट तो सेम रहेगा जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किया हुआ है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेंटर टेप होती है, तो ऊपर का पोर्शन हाफ वेव रेक्टिफायर, नीचे का पोर्शन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो 2 इंटू TUF हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन जब आप प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपको कैलकुलेशन यहां पर देखना पड़ेगा। तो TUF प्राइमरी वाइंडिंग, तो यहां पर फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम होगा, DC आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC रेटिंग ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्मूला क्या लिखा था, DC आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग का कंसेप्ट तो आपने समझ लिया है, अब आप प्राइमरी वाइंडिंग का कंसेप्ट यहां पर एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपका DC आउटपुट पावर है वो आपका सेम होगा, I² DC इंटू RL। आपने ये पावर अब बहुत बार एनालाइज कर लिया है। और जो आपकी AC रेटिंग है प्राइमरी वाइंडिंग की, अब यहां पर आपको समझना होगा कि जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें तो आपका प्योर AC सिग्नल होता है, तो AC सिग्नल, AC रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी डिस्कस किया था। AC रेटिंग का मतलब होता है आपका AC करंट इनटू AC वोल्टेज। तो जब आप प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो दोनों की आपको RMS वैल्यू लेनी होगी, तो VM/√2 IM/√2। ठीक है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हमने RMS वैल्यू कंसीडर कर ली। तो यहां पर अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो आपका VM IM है, तो आप VM को IM के टर्म में लिख सकते हैं या IM को VM के टर्म में, और IDC की वैल्यू भी यहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो IDC की वैल्यू हमारी क्या होती है, 2IM अपॉन पाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू RL, और आप देख सकते हैं √2 2 हो जाएगा, तो ये भी आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। नाउ अगर आप VM को लिख लें IM RF प्लस RL, तो एक IM आपका और रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, IM का स्क्वायर। तो IM का स्क्वायर और IM का स्क्वायर कैंसिल। यहां पर अब न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे 8/π² बचेगा इंटू RL डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फुल वेव रेक्टिफायर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं आइडियल केस की, तो आइडियल केस में आपको पता ही है कि RF 0 हो जाएगा, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको TUF प्राइमरी वाइंडिंग के केस पे जो आप निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 8/π², क्योंकि जैसे ही RF 0 होगा RL और RL आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पर अगर 8/π² को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.81। तो जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में वैल्यू मिली है वो मिली है 0.81। सेकेंडरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में जो आपको वैल्यू मिली है वो 2 इंटू TUF हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमें TUF मिला था वो मिला था ऑलमोस्ट 0.286। तो 2 इंटू 0.286 ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 0.57। तो यहां पर 0.57
और 0.81, इन दोनों का जैसे ही आप एवरेज लेंगे आपको ओवरऑल मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.69। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर के केस में है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि एक एडवांटेज है आपके लिए। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों अलग अलग हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने दो अलग अलग कैलकुलेशन क्यों नहीं किए? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग एक ही थी, तो आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लें, मीनिंग आपकी सेम थी। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए हमने अलग अलग कैलकुलेशन किया और फिर बाद में एवरेज लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15। तो पॉइंट नंबर 15 में अब हमें यहां पर स्टडी करना है एंगल ऑफ कंडक्शन। तो एंगल ऑफ कंडक्शन हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले आइडियल एंगल ऑफ कंडक्शन की बात करें तो आइडियल केस में एंगल ऑफ कंडक्शन हमारा क्या होगा? देखिए, आइडियल केस की अगर आप बात करते हैं तो फॉर ईच डायोड, जैसे सपोज करिए डायोड D1 के लिए, डायोड D1 के लिए आपका क्या है 0 डिग्री टू 180 डिग्री, और डायोड D2 के लिए 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर जो आपका नेट कंडक्शन एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है ना, ओवरऑल मतलब 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ये आपका किस केस में था? ये आपका था आइडियल केस में। अब अगर हम बात करें नॉन आइडियल केस की, तो नॉन आइडियल केस में आपका जो डायोड का कंडक्शन एंगल होगा, देखिए डायोड D1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? डायोड D1 के लिए हो जाएगा थीटा टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, आपको पता ही है हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आपने एनालाइज किया हुआ है कि डायोड जब नॉन आइडियल होता है तो कंडक्शन तुरंत अचीव नहीं होता आपका, कुछ एंगल के बाद होता है, थीटा एंगल के बाद होता है। ठीक है ना, जब तक आपका वोल्टेज वी गामा कट इन वोल्टेज से ज्यादा नहीं होता तब तक आपका कंडक्शन नहीं होता है। सिमिलरली जो डायोड D2 है, डायोड D2 जो है वो आपका कब कंडक्ट करेगा? वो आपका कंडक्ट करेगा 180 प्लस थीटा टू 360 माइनस थीटा। तो यहां पर आपका जो कंडक्शन एंगल हो जाएगा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंडक्शन एंगल आपका हो जाएगा 360 माइनस 4 थीटा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जो D1 के लिए कंडक्शन एंगल क्या हो रहा है 180 माइनस 2 थीटा, D2 के लिए भी कंडक्शन एंगल क्या है 180 माइनस 2 थीटा। तो जो आपका नेट कंडक्शन एंगल होगा यहां पर वो आपका हो जाएगा 360 माइनस 4 थीटा। क्लियर? और थीटा का फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली सेम होगा जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने से पहले एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर को एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट या कैलकुलेशन मैक्सिमम सेम है आपके दोनों ही केस में। क्लियर अच्छे से? तो ये हमारा होता है यहां पर कंडक्शन एंगल का कंसेप्ट। नाउ पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 16 में अब आपको यहां पर स्टडी करना है इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमें यहां पर एक इक्वेशन देखना होगा आउटपुट का। तो जो आउटपुट का इक्वेशन होता है, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी एनालाइज किया था, फुल वेव रेक्टिफायर में होता है 2Vm अपॉन पाई माइनस 4Vm अपॉन पाई समेशन k इक्वल टू E1 cos k ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और k माइनस 1। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हम अभी बनाएंगे वो आपके लिए मेनली यूजफुल होगा जब आप फिल्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको सबसे पहले पावर सप्लाई पढ़ाया था। पावर सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई का जो फर्स्ट आपका ब्लॉक होता है वो होता है रेक्टिफायर, देन आप पढ़ते हैं फिल्टर। तो फिल्टर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो V0 होगा हमारा
2Vm अपॉन पाई माइनस 4Vm अपॉन पाई। अब आप देखिए k की वैल्यू इवन है, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स तक ही अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो k की वैल्यू इवन, दैट मीन्स अगर k की वैल्यू मैं 2 पुट करूं पहली इवन वैल्यू, तो k प्लस 1 कितना होगा 3, k माइनस 1 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका 3 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा cos 2 ओमेगा नॉट t। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स तक ही अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, और फिल्टर में भी हम यही 2 टर्म्स कंसीडर करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है अभी सिर्फ आपको नोट रखना है अपने पास, जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तब ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो यहां पर हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए आपका एक डीसी वोल्टेज है जो कि कितना है 2Vm अपॉन पाई, और एक आपका एसी वोल्टेज है, ठीक है। तो जो एसी वोल्टेज की आपकी वैल्यू है वो आपकी कितनी है माइनस 4Vm अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस वी नॉट। अगर आप सिंपली यहां पर एक केवीएल लगा देंगे तो आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। आप क्लॉकवाइज घूम के यहां केवीएल लगा दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द सेम इक्वेशन ऑफ वी नॉट। तो ये जो आपका फिगर यहां पर बना है, इक्विवेलेंट सर्किट बना है, यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर एनालिसिस में। क्लियर? सो ये जो टॉपिक है अभी आप इसे नोट रखिए, और फिल्टर एनालिसिस में ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17। तो पॉइंट नंबर 17 में अब हमें स्टडी करना है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होता है? बेसिकली फॉर्म फैक्टर हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी स्टडी कर रखा है। फॉर्म फैक्टर आपका होता है यहां पर IRMS अपॉन IDC। देखिए एक हमने रिपल फैक्टर एनालाइज किया था I-RMS अपॉन IDC। फॉर्म फैक्टर क्या होता है IRMS अपॉन IDC। तो IRMS की वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हुई है IM अपॉन √2, और IDC की वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हुई है 2IM अपॉन पाई। तो IM कैंसल, और ये आपका कैलकुलेशन होके आ जाएगा 1.1। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.1। बेसिकली फॉर्म फैक्टर बताता क्या है? फॉर्म फैक्टर ये बताता है कि वेव फॉर्म आपकी कितनी स्मूथ है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो फॉर्म फैक्टर है वो जितना लेस होगा उतना ही आपका वेव फॉर्म जो होगा स्मूथ होगा। क्लियर अच्छे से? तो आप कंपेयर कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको फॉर्म फैक्टर कितना मिला था और फुल वेव रेक्टिफायर में आपको फॉर्म फैक्टर कितना मिला था, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें आपकी वेव फॉर्म ज्यादा स्मूथ होगी। क्लियर? सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ यहां पर नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो एडवांटेजेस होता है आपके फुल वेव रेक्टिफायर में वो क्या क्या होते हैं? देखिए पहला एडवांटेज जो है आपका वो यही है कि आपका जो रिपल फैक्टर है वो आपका काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो आपका रिपल फैक्टर के बेस पर ही हो जाएगा। आपने जो रिपल फैक्टर स्टडी किया हुआ है, देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हम स्टडी करेंगे वो उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर करेंगे जो हमने अभी अभी स्टडी किए हैं और जो हम लास्ट कुछ 2-3 लेक्चरों से स्टडी कर रहे हैं। तो रिपल फैक्टर आपका स्मॉल है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि एक ग्रेट एडवांटेज है। आपको पता है रिपल फैक्टर क्या शो करता है? एसी कंपोनेंट। रिपल फैक्टर जितना ज्यादा होगा एसी कंपोनेंट उतना ज्यादा होगा आउटपुट में, और आपका टारगेट क्या है कि आउटपुट आपका डीसी होना चाहिए। तो रिपल फैक्टर स्मॉल है, ये एक एडवांटेज हो गया। उसके अलावा हाई एफिशिएंसी। देखिए जो भी एडवांटेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप डिस्कस कर रहे हो विथ रेफरेंस टू हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो वैल्यूज आपको मिली हैं सेम वैल्यूज आपने फुल वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट की हैं, दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस होंगी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो है आपका ग्रेटर डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो आपको हाई डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है एंड हाई डीसी आउटपुट करंट मिल रहा है, ठीक है। तो
अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर जो आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 2Vm अपॉन पाई, और डीसी आउटपुट करंट मिलता है 2Im अपॉन पाई, जो कि डबल है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये आपको मिलता है हाई TUF। जैसा हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हाई होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं इन फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ आपके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो है आपका हाई पीक इनवर्स वोल्टेज, जो हमने आज के लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो जस्ट डबल होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। और सेकेंड चीज जो है आपकी सेंटर टैप्ड। तो जो सेंटर टैप्ड आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, वो भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सेंटर टैप्ड जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आपके लार्ज इन साइज होते हैं। तो यहां पर एक साइज डिसएडवांटेज होगा, और एक्सपेंसिव होते हैं तो कॉस्ट आपका एक डिसएडवांटेज होगा। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये आपने यहाँ पर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर, देन हम स्टडी करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर की सारी थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।